हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी क्लास 11th अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको CBSE बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे आपको, क्लास KG से लेकर क्लास 12 तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, जो हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक प्रोवाइड कराते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आप लोगों को ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कराते हैं स्टूडेंट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बढ़िया तरीके से बस आपको जाना है और चेक करना है और लिंक को क्लिक करना है, फिर आपको आराम से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कर सकते हो और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हो। और यदि मैं चैनल की बात करूं तो आप सभी जानते हैं, इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ हमारा मैग्नेट ब्रेन्स, जो आप लोगों को प्रोवाइड कराता है फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स, वो भी काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पर। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई भी फीस आप लोगों को पे नहीं करना है। सारी चीजें आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पर अवेलेबल है। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल से कोर्सेज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसके लिए केवल आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आपको आपके सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, MCQ, एजर्शन रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आपको चैनल से ही मिल जाएगा, जो हम आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए केवल जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज के इस पर्टिकुलर सेशन को जल्दी से स्टूडेंट्स क्या कर दो, लाइक एंड शेयर कर दो। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से क्या करें, लाइक शेयर कर दें, और आज के इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक शेयर करने के बाद चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, राइट। और यदि कर दिया तो फिर आइए फटाफट से हम स्टार्ट करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे, और काफी एक बहुत अच्छा चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम क्या है भैया, देखो चैप्टर नंबर 19, जिसका नाम है एडजस्टमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितने भी डाउट्स है ना, ये सब अब क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि मैं आ गई हूँ ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स के पार्ट्स लेकर। अब एक पार्ट में मैं पूरे 15 एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट तो नहीं बता सकती, इसलिए मैंने सभी एडजस्टमेंट्स को कुछ कुछ पार्ट्स में आप लोगों को बताऊंगी। मतलब हम लोग डेली 2 या 3 एडजस्टमेंट्स लेकर के चलेंगे, सभी का ट्रीटमेंट देखेंगे, और ये जो सीरीज है, ये जो पार्ट्स हैं, ये अपन लेके चलेंगे सीरीज वाइज, इसको करेंगे कंप्लीट, ठीक है। क्योंकि अगेन मैंने बताया कि जैसे कि 15 आई थिंक इसमें टोटल एडजस्टमेंट्स हैं, ट्रीटमेंट हैं उनके, कि टोटल वो 15 एडजस्टमेंट्स का क्या ट्रीटमेंट होना है, तो एक ही सेशन में करना इज नॉट पॉसिबल। तो हम हर एक सेशन में कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, और इसको पार्ट्स में हम लोग कवर करेंगे। ऑल राइट, तो फिर शुरू करें। आज पहला ही आपका रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स का पार्ट 1 आज हम देखेंगे, जहां पे मैं आपको पहले एडजस्टमेंट से लेकर के चलूंगी, पहले से लेके पूरे लास्ट एडजस्टमेंट तक हम चलेंगे और हर एक पार्ट्स में कवर करेंगे, राइट। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जितने भी आपके डाउट्स है भाई साहब पूरे क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में केवल और केवल एडजस्टमेंट ही है, और जिनका ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए। जब तक ट्रीटमेंट नहीं मालूम होगा तब तक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनने वाले, ठीक है। तो सोचना भी मत कि हम क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब तक एडजस्टमेंट के ट्रीटमेंट नहीं पता होंगे तब तक क्वेश्चन करना नॉट पॉसिबल, राइट। तो आइए फिर जल्दी से हम लोग फटाफट से सारे एडजस्टमेंट्स के ट्रीटमेंट देखेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आई होप आप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। पार्ट 1 रहेगा आपका ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, राइट। तो पहले एडजस्टमेंट पर अपन आज शुरू करने वाले हैं, पहले ही एडजस्टमेंट से। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है आपका क्लोजिंग स्टॉक, या जिसको इन्वेंट्री कहा जाता है, ठीक है। अब क्योंकि इसके भी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, अब इसको कहाँ कैसे क्या एडजस्ट करना है फाइनल अकाउंट्स में हम इसको देखेंगे। हालांकि आपको पता है ये कि क्लोजिंग स्टॉक को 2 जगह रिकॉर्ड किया जाता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। याद है सबको, किया है ये तो हमने 18वें चैप्टर में, इतना तो हमको मालूम है। अब इसमें और भी कुछ छोटी छोटी चीजें हम लोग इसको डीप में जानेंगे। अब वक्त आ गया है हर एक एडजस्टमेंट को डीप में एनालाइज करके उसका ट्रीटमेंट समझने का, है ना। क्योंकि भाई साहब अगेन मैं बोलूंगी, ये सब चीजें ना रटने वाली नहीं होती हैं, ये सब रट के आपका बेड़ा पार नहीं होगा, ये सब रट के कोई फायदा नहीं है, इवन जो आता है वो और भूल जाओगे।
तो रटने से कुछ नहीं होगा, अब बारी है इनको समझना है डेप्थ में। तो मैं आपसे बोलूंगी कि पूरा कंसेंट्रेशन यहाँ लगा के बैठना, तभी चीजें समझ आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी रटवाने नहीं वाली हूँ, केवल आपको समझाऊंगी और आपको समझ में आएंगी चीजें, और वो जब भी आएंगे जब आपका पूरा कंसेंट्रेशन यहाँ होगा, ठीक है। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री जिसे कहा जाता है, इसका हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, उसका ट्रीटमेंट आज हम सबसे पहला ये एडजस्टमेंट है ये, इसको देखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री जिसे कहा जाता है, उसका मतलब आपको मालूम है कि पिछले अकाउंटिंग पीरियड में हमारे जो अनसोल्ड गुड्स बाकी रह गए थे उनको इस साल पे जब हम लेकर आते हैं, ठीक है, तो वो जो पिछले साल के रह गए थे या इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में भी कुछ गुड्स रहेंगे, तो वो अपने क्लोजिंग स्टॉक कहलाते हैं। कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में जो गुड्स नहीं सोल्ड हो पाते हैं वो उस पर्टिकुलर में एंड ऑफ द टाइम पर, एंड ऑफ द ईयर पे वो क्या बन जाते हैं, उसके क्लोजिंग स्टॉक बन जाते हैं। तो मींस स्टॉक या अनसोल्ड गुड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। हर साल कुछ गुड्स बनते हैं, सब नहीं बिक पाते, जरूरी नहीं है 100 गुड्स बनाए तो 100 के 100 बिक जाएंगे, 100 बनाए थे हो सकता है 80 या 90 ही गुड्स बिकेंगे, तो जो रिमेनिंग 10 गुड्स बच जाएंगे वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक कहलाएंगे, जिससे मैं अगले साल पे क्या करूंगी, फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। तो इसको हम कहां पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट ईयर पे एज अ ओपनिंग स्टॉक। अगले साल का ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अगले साल नए प्रोडक्ट बना के बेचने से पहले जो पुराना आया था स्टॉक पहले उसको बेचूंगी मैं, ठीक है। अब आगे देखो, क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो आपने अभी तक देखा जब भी क्लोजिंग स्टॉक हमने अभी जो प्रीवियस चैप्टर में जब भी फाइनल अकाउंट्स बनाए तो हमेशा हम क्या देखते थे स्टूडेंट्स, कि जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, सॉरी ट्रायल बैलेंस, ये जो आपका इस तरीके से ट्रायल बैलेंस होता है ना, हमेशा हम ये देखते थे कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता था वो इसके बाहर दिया रहता था, याद है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता था, ठीक है। तो यदि आउटसाइड दिया है आपके ट्रायल बैलेंस के एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के तरह से कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है एंड देयरफॉर एडजस्टिंग एंट्री इज पास्ड, तो आप हमेशा याद रखना, क्या याद रखोगे, कि यदि कोई चीज आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दी है तो ये क्या कहलाती है, कोई भी चीज यदि ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये छोटे छोटे की टर्म्स है, याद रखना, ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो यदि क्लोजिंग स्टॉक बाहर दिया है तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो इसकी आप क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री, क्या करोगे आप, एक एडजस्टमेंट एंट्री करोगे, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री करोगे। जैसे इट मींस एडजस्टमेंट एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक विल बी पास टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए इसकी एडजस्टमेंट एंट्री को करेंगे, राइट। अब देखो आगे देखते हैं हम लोग, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। अब कई बार क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दिया होता है, ठीक है। सो इट मींस एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी पास। अब देखो आपको करना क्या है, यदि बाहर दिया है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के तो क्या बोलोगे, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री आपको करनी पड़ेगी। और यदि वो आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया है तो क्या मतलब हो गया कि अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री, यदि मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एडजस्टमेंट एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि बाहर दिया है तो करना, लेकिन यदि अंदर दिया है तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये मानेंगे कि इसकी ऑलरेडी एडजस्टमेंट एंट्री हो चुकी है, ठीक है, इसकी ऑलरेडी एडजस्टमेंट एंट्री हो चुकी है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इन सच अ सिचुएशन एडजस्टेड परचेज विल अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। तो यदि अब एडजस्टेड परचेज दिया है तो आपको मालूम है भैया, है ना, तो क्लोजिंग, तो अब हम क्या करते हैं, यदि एडजस्टेड परचेज दिया है तो फिर हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते ना, क्योंकि मैंने बताया एडजस्टमेंट पहले पिछले चैप्टर में ही बताया था, एडजस्टेड परचेज में आपका क्लोजिंग स्टॉक जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में फिर आपका क्रेडिट नहीं होता, डायरेक्टली केवल बैलेंस शीट में आपका एसेट साइड पर रिकॉर्ड होता है, क्लियर। अब आगे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री इज वैल्यूड। अब इसको वैल्यू काय पे करते हैं आपको भी मालूम है, कम वाली वैल्यू पर, कौन सी वाली, या तो कॉस्ट पर या फिर इसकी मार्केट वैल्यू, जो भी इसमें से कम होगी, इसको हम बोलते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक क्या है, काम वाली है। काम वाली मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक या तो कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर, जो भी इनमें से कम होगी उस पर हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, ये तो आप जानते हो, राइट। अब आगे देखते हैं हम लोग,
क्लोजिंग स्टॉक इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपको मालूम है। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना, बिकॉज दे आर अनसोल्ड गुड्स। क्यों? क्योंकि ये वो गुड्स हैं जो अभी तक बिके नहीं हैं, आर नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट नहीं है, ये वो गुड्स हैं जो अभी तक नहीं बिके हैं, इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, क्योंकि अभी बिकेंगे, अभी बिके नहीं है ना, अभी बिकेंगे ये फ्यूचर में। देन करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फॉर द ईयर कैन बी डिटरमाइन आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक इज अकाउंटेड। तो भैया सही यदि पोजीशन पता करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। देन अगर आपकी इसकी एडजस्टिंग एंट्री देखोगे तो कैसे करेंगे भैया, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यदि क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड, मतलब एडजस्टिंग एंट्री यदि आप कर रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो एंट्री क्या करना है हमको, क्लोजिंग स्टॉक डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों कर रहे हैं इसी एंट्री, लॉजिक देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं ना हम, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करा है और क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर दिया। समझ आ गया? अब आगे देखो जल्दी से, देयर आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यदि शो कर रहे हैं, तो यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम शो कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक को, तो फिर आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहला क्या, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख दो, और उसके बाद पे बैलेंस शीट में उसको एसेट साइड पे लिखो। ये दो ट्रांजैक्शन या दो जगह क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड पर लिखना है। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ये कब करना है, देखो ये कब करना है आपको, यदि हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक आपको बाहर दिया है तो सिर्फ आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, राइट। और यदि आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो फिर आपको एडजस्टमेंट एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में एंट्री नहीं करना है, इसमें डायरेक्टली अब आप क्या करोगे, डायरेक्टली इसको ट्रेडिंग में क्रेडिट कर दोगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड पर लिख दोगे। इज इट क्लियर? समझ आया? यदि उसमें आपको एंट्री नहीं करनी है, यदि एंट्री करनी है तो आप एंट्री भी करोगे और उसको फिर कहाँ पे लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। इज इट क्लियर? है ना? कुल मिला के बस ये दो एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। एडजस्टेड परचेज, तो ये तो आप सभी जानते हो। एडजस्टेड परचेज भाई वो चीज है जिसमें चार चीजें शामिल होती हैं, है ना? क्या क्या, ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आपका रिटर्न आउटवर्ड या फिर आपका परचेज और परचेज रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये सब कुछ आपका इसमें एडजस्टेड रहता है, ठीक है। चार चीजें क्या क्या, ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक और आपका परचेज। तो यदि इसकी एंट्री देखें तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, परचेज आउटवर्ड डेबिट टू परचेज अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर? हालांकि इस चैप्टर में एंट्री हमें कहीं नहीं करनी है, हमें केवल अकाउंट्स ही बनाने, ठीक है। चलो, एज अ रिजल्ट एडजस्टेड परचेज अकाउंट एंड क्लोजिंग स्टॉक आर शोन इन द trial balance. Thus, closing account if given in the trial balance means that opening stock, closing stock and purchase return are adjusted in the purchases. As a result, opening stock and purchase return are not shown in the ट्रायल बैलेंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया, इंस्टेड एडजस्टेड परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक आर शोन। तो ये आपको मालूम है भाई बहुत अच्छे से कि यदि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली एडजस्टेड परचेज दिया है तो फिर आपको ना तो ओपनिंग स्टॉक लिखने की जरूरत है आपके ट्रायल बैलेंस में, ना आपको परचेज या परचेज रिटर्न लिखने की जरूरत है, और ना ही आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जरूरत है। ये तीनों चीजें आपको कुछ भी नहीं लिखनी है, कुछ भी नहीं लिखनी है, डायरेक्ट सिर्फ आप एडजस्टेड परचेज लिख दो अपने ट्रेडिंग में। लेकिन हाँ, जो क्लोजिंग स्टॉक है ये जरूर आप शो करोगे कहाँ पे, बैलेंस शीट में, ठीक है। इसको जरूर करना है, इसको ट्रेडिंग में नहीं करेंगे लेकिन बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड करेंगे। याद है सभी को? सभी को मालूम है? यदि नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक बार और कि देखो बेसिकली करना क्या है आप लोगों को, यदि एडजस्टेड परचेज गिवन है, यदि एडजस्टेड परचेज ही क्वेश्चन में गिवन है तो आप ये मान के चलो भाई ये एडजस्टेड परचेज एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने साथ चार लोग लेके चलता है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक शामिल है। नंबर दूसरा, इसके अंदर आपका परचेज शामिल है। नंबर थर्ड, इसके अंदर परचेज रिटर्न शामिल है। एंड लास्ट आपका इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी शामिल है। तो यदि क्वेश्चन में ये नहीं दिया तो इन सभी को ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करना,
लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में ये दिया है तो इन सबको कहीं रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, केवल आप ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टेड परचेज को ही डेबिट कर देना। ठीक है, क्या कर देना, ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टेड परचेज को डेबिट कर देना बस। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को एसेट साइड पे बैलेंस शीट में शो करना और कुछ नहीं करना है, ये दो चीजें करनी है। यदि ये नहीं दिया तो ये सबको ट्रेडिंग में भी रिकॉर्ड करना और इसको बैलेंस शीट में भी करना है। लेकिन यदि ये दिया है तो इन सबको नहीं रिकॉर्ड करना है, बस इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर दो और क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में शो करना है। क्लियर, समझ आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप अब आपको एडजस्टेड परचेज और क्लोजिंग अकाउंट का ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। तो एडजस्टेड परचेज का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, मतलब उसमें से माइनस क्या हो जाएगा आपका परचेज रिटर्न और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। जो एडजस्टेड परचेज है इसमें आपका सबसे पहले जुड़ा होता है ओपनिंग स्टॉक, प्लस उसमें करते हैं परचेज और उसमें से परचेज रिटर्न को माइनस करके फिर क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस करते हैं। तो ये चारों चीजें एडजस्टेड परचेज में शामिल रहती हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? राइट। देन एडजस्टेड परचेज आर ट्रांसफर इन द डेबिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखो क्या करना है, एडजस्टेड परचेज को मैंने अभी बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को केवल और केवल हम बैलेंस शीट में शो करते हैं अंडर करंट एसेट एज फॉलो। तो इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर क्लोजिंग स्टॉक बिकम ओपनिंग स्टॉक एंड इज ब्रॉट इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय पासिंग ओपनिंग जर्नल एंट्री। तो सिंपल सी बात है, अभी का जो क्लोजिंग स्टॉक है, इस पर्टिकुलर ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, ये आप सबको मालूम है। अभी का जो क्लोजिंग स्टॉक है अगले साल वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्लियर, समझ में आया? क्लोजिंग स्टॉक और एडजस्टेड परचेज का कैसे क्या एडजस्टमेंट करना है। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकंड पे भी बढ़ेंगे, ये पहला एडजस्टमेंट था, समझ आया? दो तीन चीजें हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है। पहली चीज ये रखनी है एडजस्टेड परचेज। उसके बाद यदि क्लोजिंग स्टॉक बाहर दिया हुआ है तो समझो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बाहर यदि दिया होता तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहलाती है, इसलिए इसकी जर्नल एंट्री हम करेंगे। ठीक है, यदि क्वेश्चन में बोला हो तो, अदरवाइज क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री नहीं पूछी जाती है, जनरली कभी नहीं आती जर्नल एंट्री, केवल आपको अकाउंट्स बनाने के लिए आते हैं। तो बस आप क्या करना, इतना यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो देखो एडजस्टमेंट एंट्री आपको नहीं करनी, वैसे तो क्वेश्चन में नहीं पूछते हैं और पूछेंगे भी तो बहुत आसान है, मैंने आपको भी बता भी दी। तो आपको बेसिकली करना क्या है, क्लोजिंग स्टॉक को सबसे पहले आप क्या करते हो, दो एडजस्टमेंट करते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं और दूसरा क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट जो होती है हमारी, बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, इसको एसेट साइड पर लिखते हैं। बस ये दो एडजस्टमेंट होते हैं। समझ में आए सभी को बढ़िया तरीके से? तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या करना है। देखो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पहले क्रेडिट करना है, सबसे पहला काम। दूसरा आपको क्या करना है, इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखना है। बस इतना याद रखोगे ना आपका कल्याण हो जाएगा। केवल इतना याद रखो, बाकी सब फालतू चीजें, फालतू तो नहीं है पर अपन को जो मेन चीज करनी है ना अकाउंट्स में, वो यही करनी है कि क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और बैलेंस शीट में उसको एसेट साइड पे लिख देंगे। इज इट क्लियर? बस इतना है पहले नंबर के एडजस्टमेंट में, या आपके पहले नंबर का एडजस्टमेंट हो गया। क्लियर, समझ में आया? अब पहला नंबर का एडजस्टमेंट हो गया, अब हम दूसरे नंबर के एडजस्टमेंट को देखेंगे जो है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है भाई साहब, मालूम है आप लोगों को? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब भाई साहब वो खर्चे जो अभी तक आपने पे नहीं करे, वो खर्चे जो अभी तक आपने पे नहीं करे। हो सकता है अपनी एक कंपनी है, भैया आपको पता ही है, अपनी एक कंपनी है, उसमें हमें रेंट देना होता है। मान लो मैंने अभी तक पिछले साल का रेंट अभी तक नहीं दिया, तो ये क्या है मेरे लिए, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो देखो एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड, भैया वो खर्चा है मेरा, मैंने उसको यूटिलाइज करा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बिल्डिंग का रेंट देती हूँ, तो बिल्डिंग को मैंने साल भर यूटिलाइज करा था पिछले साल और मैंने अभी तक पिछले साल का रेंट ही नहीं दिया। ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस आपके इनकर हो चुके हैं ड्यूरिंग द ईयर बट हैव नॉट बीन पेड, पर अभी तक मैंने इनको पे नहीं करा। तो अब ये क्या हो गया, यदि खर्चा है, मान रही हूँ एक एक्सपेंस है, लेकिन अभी तक यदि मैंने पे नहीं करा तो अब वो मेरे लिए क्या बन गया है, बर्डन, लाइबिलिटी बन गई है, ऑब्लिगेशन बन गया है। तो वो लाइबिलिटी है, इज अज्यूम्ड आर टर्म्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो भैया एक ऐसा खर्चा जो आपने
अभी तक नहीं दिया, अब आपके लिए वो बर्डन बन गया है, अब आपके लिए वो लाइबिलिटी बन गया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फिर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर सच एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड इन द बुक्स। तो भाई साहब हम साल के लास्ट में जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं तो मतलब इस तरीके के यदि कोई एक्सपेंस है जो बाकी हैं तो इनको देखना समझना बहुत जरूरी है कि हम इनको देखें कि हमारी कौन कौन से खर्चे हैं जो अभी तक हमने नहीं दिए। फिर if any are not accounted profit will be overstated and liabilities will be understated। अब यदि आप इन पे ध्यान नहीं दोगे तो क्योंकि आपको मालूम है कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं वो क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, पहली बात तो एक एक्सपेंस है भाई साहब, एक खर्चा है आपका, इसी साल का है और आपको देना था और अभी तक नहीं दिया, तो अब ये क्या बन गया, आपकी लाइबिलिटी भी बन गया। क्या बन गया, अब आपकी ये लाइबिलिटी भी बन गया। तो यदि हम इसको यदि हम नजरअंदाज कर देंगे, यदि इसको अपन अपने घेरे में नहीं लेंगे, यदि अपन इसको नहीं समझेंगे कि भैया इस साल के हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, यदि आप इसको अभी नहीं यदि देखोगे तो अब इससे क्या होगा, आपका नॉट प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड, आपको ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा क्योंकि अब ये आपका एक्सपेंस, और यदि आपने इसको नहीं देखा तो आपने उस एक्सपेंस को नहीं देखा तो आपके प्रॉफिट आपको ज्यादा दिखेंगे। यदि उस एक्सपेंस को देख लेते और रिकॉर्ड कर लेते तो आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब फोकट में आपके जो प्रॉफिट है वो ज्यादा दिख रहा है क्योंकि उस एक्सपेंस को आपने नहीं लिखा जो आपका एक्सपेंस है, पहली बात। दूसरी बात, अब इससे क्या होगा, आपकी लाइबिलिटीज आपको कम दिखेगी क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी है ना, अब मैंने यदि इसको नहीं लिखा तो मेरी जो लाइबिलिटी है वो मुझे कम दिखेगी, तो ये तो गलत है, ट्रू एंड फेयर पोजीशन ही नहीं दिखेगी मुझे। इसलिए यदि मुझे अपनी ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं तो ये जरूरी है कि अभी तक जो खर्चे मैंने पे नहीं करे, जो मुझे करने थे, जो मेरे एक्सपेंसेस थे, इनसे मेरा, क्योंकि खर्चा है भाई साहब, खर्चा क्या करता है, यदि कोई भी आपका खर्चा रहता है तो इससे आपका प्रॉफिट कम होता है ना, राइट, खर्चे से प्रॉफिट कम होता है। तो यदि इस खर्चे को मैं नहीं लिखूंगी तो मुझे अपने जो प्रॉफिट है वो ज्यादा दिखेगा, प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा जो कि गलत है। और यदि इसको मैं नहीं देखूंगी तो मेरी लाइबिलिटी साइड पर ये लाइबिलिटी नहीं दिखेगी, तो अगेन क्या होगा, मेरी जो लाइबिलिटी है वो कम दिखेगी, अंडरकास्ट हो जाएगी, क्योंकि ये लाइबिलिटी है भैया, इससे लाइबिलिटी बढ़ना चाहिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होना चाहिए, पर यदि इसको नहीं रिकॉर्ड करूंगी तो मुझे मेरी लाइबिलिटी कम दिखेगी, जो अगेन क्या है, गलत है। समझ में आया, ट्रू एंड फेयर चीज नहीं शो हो पाएगी, समझ आया। सो दीज एक्सपेंसेस मे बी फॉर वेजेस, सैलरीज, रेंट और इंटरेस्ट। तो अब ऐसे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो खर्चे कौन से हो सकते हैं भाई, चाहे वो आपका वेजेस का खर्चा हो सकता है, देना था अभी तक नहीं दिया मैंने पिछले साल का, सैलरी नहीं दी, रेंट किराया नहीं दिया या इंटरेस्ट नहीं दिया, तो कोई भी खर्चा जो अभी तक नहीं दिया पर देना था वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। तो हम एडजस्टमेंट उसका कैसे करेंगे, सबसे पहले तो वो एक्सपेंस है आपका, अभी तक आपने नहीं दिया तो उस एक्सपेंस में आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूं, ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें तो सपोज क्या करोगे आप कि फॉर एग्जाम्पल मुझे रेंट देना था इस पर्टिकुलर ईयर का, यदि हम देखें तो मुझे रेंट देना था जो अभी तक मैंने दिया ही नहीं है, तो भाई देना तो था, मुझे अभी तक नहीं दिया, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं देखूंगी कि जो रेंट मुझे देना था सपोज लास्ट ईयर का या इस पर्टिकुलर ईयर का जो मैंने अभी तक नहीं दिया, तो जो देना है पहले तो वो एक एक्सपेंस है मेरा, ये रेंट क्या है, एक एक्सपेंस है, ठीक है, मैंने दिया इस बार 10,000, जिसमें से मेरा जो पिछले साल का है वो अभी तक बाकी आउटस्टैंडिंग है, तो वो मैं अब यहाँ पे इंक्लूड करूंगी अपने एक्सपेंस में, उसको ऐड करूंगी। तो ऐड क्या करूंगी मैं, आउटस्टैंडिंग रेंट जो बाकी है उसको मैं ऐड कर दूंगी, राइट। तो मैंने बोला कि मान लो मेरा 5,000 बाकी है, तो अब उसको ऐड करके अब फाइनली देखूंगी कि मेरा रेंट कितना आ रहा है, 15,000 आ रहा है, राइट, पर ये आउटस्टैंडिंग अभी तक नहीं दिया, तो ये क्या बन गया, लाइबिलिटी। तो ये हमको कहाँ करना है, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। फिर उसके बाद हम पहुंच जाएंगे कहाँ, अपनी बैलेंस शीट पे, और क्योंकि आउटस्टैंडिंग है तो भाई साहब बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड रहेगी ना, लाइबिलिटी साइड में हम यहाँ पे शो करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, समझ आया, ऐसे एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। रेंट दिया इस बार 10,000, आउट बाकी कितना है, 5,000, इसी साल का है पर आपने इस साल दिया ही नहीं है, आपने 10,000 दे दिया पर उसमें से आपने 5,000 नहीं दिया, ठीक है, आपका रेंट है, आपने 10,000 तो दे दिया पर उसमें से आपने 5,000 नहीं दिया, बाकी है, तो मैं इसको शो तो करूंगी क्योंकि तभी तो मुझे सही में पता लगेगा ना कि मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एक साल का, ठीक है, 1 अकाउंटिंग ईयर का, उसमें मेरा
खर्चा पूरा 1 साल का कितना है। तो यदि मैं ये जो मैंने अभी तक नहीं किया इसको नहीं लिखती तो मेरे को रेंट तो रेंट तो कम दिखता, केवल 10,000 ही दिखता। तो इससे क्या पता लगेगा कि यदि मेरा एक्सपेंस कम दिख जाएंगे तो मेरा प्रॉफिट फोकट में बड़ा दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, जो कि गलत है, जो नहीं होना चाहिए। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो अभी तक नहीं दिया उसको भी ऐड करो, देन फाइनली आपको एग्जैक्ट ट्रू आपका एक्सपेंस पता लगेगा जो है 15,000। अब इससे मेरे को मेरा सही प्रॉफिट पता लगेगा क्योंकि जो एग्जैक्ट सही एक्सपेंस है वो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि लायबिलिटी अभी तक नहीं दिया तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर सिर्फ क्या लिखूंगी, आउटस्टैंडिंग रेंट। समझ आया? ऐसे करके हम एडजस्टमेंट करेंगे जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है। अब इसकी जगह सैलरी भी हो सकता है, तो यहाँ पे सैलरी हम लिखेंगे, फिर यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी, और फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को कैसे क्या करना है? आगे बढ़े आप, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एडेड टू द एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। हमने वही किया, एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ एक्सपेंस में हमने ऐड कर दिया। एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ एक्सपेंस मतलब जो पहले से अमाउंट है 10,000 का, उसमें फिर से हमने आउटस्टैंडिंग का ऐड कर दिया है अंडर द हेड एंड ट्रांसफर इन द डेबिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल। तो अगर वो एक्सपेंस आपका डायरेक्ट है तो ये काम आपका प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं बल्कि ट्रेडिंग में होगा। यदि अब जैसे मान लो वेजेस होते तो वेजेस तो ट्रेडिंग में ही होंगे ना, अगर इसकी जगह वेजेस होते तो ट्रेडिंग में होंगे क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन यदि ये एक्सपेंस आपका इनडायरेक्ट है तो ये पीएनएल में होगा। एडजस्टमेंट सेम रहेगा, बस यदि डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पीएनएल में जाएगा। क्लियर? राइट। और उसके बाद फिर क्या करना है, हमको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर शो करना है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर हम शो करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना, केवल 5,000। 5,000 बाकी है ना तो उतना ही लिखना है। लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है, 5,000 बाकी है तो 5,000 हम लिखेंगे। बाकी क्या करेंगे, रेंट जितना दे दिया वो 10,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, जितना नहीं दिया उसको ऐड करेंगे, इतना नहीं दिया तो अब टोटल इस साल का रेंट हमारा 15,000 है, जिसमें से हमने 10,000 तो दे दिया, 5,000 नहीं दिया, तो अब टोटल तो पता लग गया ना, एक साल का 15,000 है। अब ये हमारा एग्जैक्ट सही एक्सपेंस कहलाएगा। अब हमारा सही प्रॉफिट लॉस निकलेगा। यदि इस 5,000 को मैं नहीं लिखती तो मुझे केवल 10,000 ही रेंट दिखता और इस वजह से क्या होता, मेरे एक्सपेंस कम दिखते, 15,000 की बजाय केवल 10,000 ही एक्सपेंस दिखते और इस वजह से होता क्या, मेरा प्रॉफिट क्या दिखता, मुझे ज्यादा दिखता। दिखेगा ही ना, जहां 15,000 के एक्सपेंस है आप 10,000 दिखा रहे हो तो आप अपना एक्सपेंस कम यदि शो कर रहे हो तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। तो ये आपकी ट्रू फेयर पोजीशन नहीं रहेगी। फिर फोकट में प्रॉफिट मुझे 5,000 से ज्यादा दिखेगा और एक्सपेंस को क्योंकि मैं 5,000 से कम शो कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को यदि नहीं लिखा तो। समझ आया? एडजस्टमेंट्स क्लियर हो गए, इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? कॉन्सेप्ट समझ आया तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फटाफट से सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें। डन कर दिया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये हो गया आप लोगों का। अब आगे देखेंगे एडजस्टमेंट की फिर एंट्री कैसे करनी है। तो देखो, जो भी एक्सपेंस है आपके क्या हो जाएंगे, डेबिट होंगे, क्योंकि एक्सपेंस को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट ही तो कर रहे हैं, खर्चा डेबिट होता है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है आपके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं कि नहीं करते हैं। देखो, एक्सपेंस है आपके, एक्सपेंस डेबिट होंगे और कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो आपकी लायबिलिटी है, देयरफॉर लायबिलिटी को क्रेडिट और एक्सपेंस को डेबिट करना है। ठीक है, जो भी है, जैसे कि सैलरी अकाउंट और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ऐसे करना है। फिर आगे देखो, इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस। अब यदि ये ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, इट मीन्स दैट एडजस्टिंग एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज ऑलरेडी पास। तो यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए है ना, तो ये समझना इसका एडजस्टमेंट पहले ही हो चुका है ना। दैट इज वाई outstanding expense are already included in the expense shown in the trial balance. In such a case, outstanding expense are shown in the balance sheet only as a current liability. तो यदि आपको ये जो basically outstanding expenses हैं वो trial balance के outstanding expenses are shown in the trial balance, it means इसकी adjustment entry हो चुकी है। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं, देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये है ट्रायल बैलेंस, हमने यहाँ पे लिया था एग्जाम्पल, है ना। तो यदि वो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो आपको यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी एडजस्टमेंट एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। सेम वैसे ही जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक में देख रहे थे ना, सेम वही काम करना है यहाँ पे भी, कि यदि कोई भी आपको चीजें
इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिए तो समझो इसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब आपको केवल क्या करना होता है, केवल इस केस में अब आप बैलेंस शीट में ही उसकी एंट्री करोगे, बस केवल बैलेंस शीट में, और कहीं करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप ये मान के चलो कि आपने पहले ही ऑलरेडी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर दी है, ये ऑलरेडी आपके एक्सपेंस में शामिल हो चुका है, ऑलरेडी वो उससे एडजस्ट हो गया। इसका मतलब फिर आप क्या करोगे इन सच अ केस, अब आप इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को केवल और केवल बैलेंस शीट में शो करोगे। मतलब ऑलरेडी देखो, अगर आपको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हो, अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हो तब आप इसको एडजस्टमेंट करोगे दो जगह पे। देखो कैसे समझाऊं मैं, देखो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, रुको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि देखो क्लोजिंग स्टॉक यदि ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, इसका मतलब एडजस्टमेंट एंट्री हो चुकी है, अब केवल उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, बस केवल इतना काम करना है। लेकिन यदि आपको आउटस्टैंडिंग जो है आपके एक्सपेंस बाहर दिए हैं, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस यदि दिए हैं, आउटसाइड देखो होता क्या है ना, दो चीजें होती हैं, एक तो आपका इस तरीके से ट्रायल बैलेंस आपको दिया रहता है और यहाँ पे फिर आपको एडजस्टमेंट दिए होते हैं, इस तरीके से अलग अलग एडजस्टमेंट दिए रहते हैं। क्वेश्चन आप देखोगे हम जब सॉल्व करेंगे तो एक ट्रायल बैलेंस ऐसे दिया रहता है और यहाँ पे लिखा होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे लिखा होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, और फिर उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो तीन चीजें होती हैं, समझ आया। तो यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको अंदर दिया है तो फिर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो कर देना। लेकिन यदि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, यहां कहीं पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में यदि आपको आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस दिया है, तब आप क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में यदि वो आपको बाहर दिया है तब आप उसका ये करोगे कि उसको आप एक्सपेंस में से भी करोगे और फिर उसको बैलेंस शीट में भी शो करोगे। समझ आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अभी समझ आया कैसे करना है आपको, बस ये चीज ध्यान रखो। अब चाहे वो किसी के भी साथ हो, ये चीजें ना सब पे अप्लाई करेगी, हर एक एडजस्टमेंट पे ये चीज अप्लाई करती है कि यदि आपका कोई भी एडजस्टमेंट यदि इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया होता है ना, अंदर यदि वो इंफॉर्मेशन दी है, तो ये मानो उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, उसका एडजस्टमेंट वाला ट्रीटमेंट हो गया, आप केवल और केवल उसको बस बैलेंस शीट में लिखना है। यदि अंदर कोई इंफॉर्मेशन है तो सिर्फ उसको बैलेंस शीट में लिखना है और पीएनएल वीएनएल में या ट्रेडिंग अकाउंट में कहीं नहीं लिखना, क्लियर। लेकिन यदि वो आपको आउटसाइड बाहर दिया हो, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो, चाहे वो कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, चाहे वो एडवांस एक्सपेंस हो, कुछ भी हो, यदि बाहर दिया है तो फिर आप ये मानो कि इसका एडजस्टमेंट अभी नहीं हुआ, इसको पहले तो आप बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करो और दूसरा आप इसको ट्रेडिंग में या पीएनएल में भी पीएनएल अकाउंट में भी रिकॉर्ड करो। समझ आ गया, क्या समझ आया कि यदि कोई एडजस्टमेंट इनसाइड दिया है ट्रायल बैलेंस के तो उसको कहीं नहीं करना, केवल बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करना। लेकिन यदि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में अलग से दिया है, ट्रायल बैलेंस के नीचे दी रहती है, 2 या 3 4 एडजस्टमेंट दिए रहेंगे जो हम सॉल्व करेंगे, तो यदि वो सॉरी तो यदि वो इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दी है तो उस कंडीशन में उसके दो जगह आपको करना है। ये मान के चलो कि अभी उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो पहला आप प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करोगे और दूसरे नंबर पे फिर बैलेंस शीट में करोगे। समझ आया। तो जैसे कि यदि क्लोजिंग स्टॉक अंदर दिया था तो सिर्फ उसके आपने ये माना कि इसका एडजस्टमेंट हो चुका है तो आप सिर्फ उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे रिकॉर्ड करना बस। और यदि वो आपको क्लोजिंग स्टॉक बाहर दिया है, इस तरीके से ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, तब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में यदि वो दिया है, जैसे मैंने बताया इस तरीके से दिया है, तब आप इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करोगे। इसका एडजस्टमेंट कहां पे करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इसको करोगे और फिर बैलेंस शीट में भी इसको एसेट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। सेम विद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यदि ये अंदर दिया है तो ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुका है, सिर्फ बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करना है। लेकिन यदि ये आपको बाहर दिया है ऐसे करके, है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन के यदि आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, तब आप क्या करोगे? पूरे एडजस्टमेंट करोगे। पूरे एडजस्टमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में इस तरीके से एडजस्टमेंट करना है और बैलेंस शीट में इस तरीके से। समझ में आ गया? क्लियर है? बढ़िया तरीके से। बस ये आपको सभी एडजस्टमेंट पे ध्यान रखना है, हर एक एडजस्टमेंट में ये चीज आपकी अप्लाई करेगी। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड एडजस्टमेंट। अब हम तीसरे एडजस्टमेंट की बात करेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दो। सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी गाइस सेशन को जरूर लाइक शेयर करें। ठीक है, कर दिया। अब हम
आज के सेशन का आखिरी एडजस्टमेंट देख रहे हैं, बाकी के फिर हम लोग मतलब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आखिरी है आपका आज का थर्ड वाला एडजस्टमेंट, वो है प्रीपेड या फिर जिसे कहा जा रहा है अनएक्सपायर्ड या फिर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, मतलब एडवांस एक्सपेंस। अब आपने कई बार कोई चीजें एडवांस भी पे कर दी होती हैं, तो यदि एडवांस में आपने कुछ पे कर दिया है तो अब इसका हम क्या करेंगे वो अपन देखते हैं। तो देखो, प्रीपेड एक्सपेंस आर द एक्सपेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर बट पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके अभी के इस साल के नहीं है, अगले साल के हैं, आने वाले वर्षों के हैं, और आपने उसको इसी साल पे कर दिया है। इसी साल आपने अपने नेक्स्ट ईयर के खर्चे इसी साल पे कर दिए हैं, है ना। इट मीन्स दे आर पेड इन द करेंट ईयर। इसको आपने अभी पे करा है, बट इसका जो बेनिफिट है वो आपको अगले साल मिलेगा, क्योंकि वो अगले साल का खर्चा है, बेनिफिट उसका अगले साल ही मिलेगा, पर आपने खर्चा वो आज ही पे कर दिया। जैसे कि कुछ एग्जांपल दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, आपने अगले साल की अभी पे कर दी, पर बेनिफिट तो उसका अगले साल ही मिलेगा, है ना। रेंट आपने यदि अगले साल का इसी साल पे कर दिया, तो अब एक बात बताओ, अगले साल का रेंट आपने पे करा तो अगले साल यूटिलाइज तो अगले साल ही करोगे ना उसको। इस साल तो आप यूटिलाइज कर रहे हो, वो इस साल का रेंट दिया इसलिए यूटिलाइज कर रहे हो। अगले साल किराया दोगे तब उसका यूटिलाइज करोगे, तो यदि अगले साल का भी अभी दे दिया तो अगले साल में यूटिलाइज करने में अभी टाइम है ना। उसके बाद जैसे कि इंटरेस्ट आपने एडवांस में दे दिया। नाउ अनएक्सपायर्ड पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस अंडर दैट हेड एंड आर शोन एज एसेट साइड इन बैलेंस शीट अगेन। अब इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है ध्यान से देखना। यदि अब आपको जो एडवांस कोई एक्सपेंस है या जो प्रीपेड एक्सपेंस है, यदि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बाहर दिया है, बाहर आपको दिया है वो जो भी है आपका एडवांस एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस, यदि वो ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, तब आप इस कंडीशन में क्या करोगे। इस कंडीशन में फिर आपको दो चीजें करनी है, वही दो चीजें करनी है। सबसे पहले क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने रेंट एडवांस दे दिया है, सपोज मैंने पूरा रेंट अभी तक का 20,000 दिया, जिसमें से अगले साल का भी दिया है जो मैंने एडवांस दे दिया, तो वो मेरा क्या है, एडवांस रेंट है, या जिसको हम बोलते हैं एडवांस एक्सपेंस है। तो यार ये तो अगले साल का है, वो मान लो 5,000 है, तो मैं उसको हटाऊंगी क्योंकि वो इस साल का है ही नहीं, तो मैं एडवांस जो है उसको माइनस करूंगी, कितना, मान लो 5,000 वो एडवांस है, तो अब मेरा इस साल का कितना निकल के आया, 15,000, राइट। ये मैं कहाँ पे करूंगी, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और क्योंकि अब ये 5,000 क्या है, एडवांस है, तो ये एसेट है, देयरफॉर एसेट है, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर चला जाएगा। समझ आया, क्लियर। ये कब करना है, यदि वो ट्रायल बैलेंस के बाहर इंफॉर्मेशन दी है तो। यदि बाहर दी है तो हम ये सोचेंगे कि अभी इसके एडजस्टमेंट एंट्री नहीं हुई, तो अब हम इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, पहले तो रेंट में से एडवांस रेंट माइनस करके ये निकालेंगे, और फिर इसको, क्योंकि ये 5,000 एडवांस है ना, तो ये केवल 5,000 आपका कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा, एडवांस एक्सपेंस 5,000 के नाम से। क्लियर, समझ आया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, एडजस्टमेंट एंट्री व्हेन प्रीपेड एक्सपेंस इज गिवन एज एन एडजस्टमेंट आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। यदि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो फिर आप इसको क्या करोगे, अपने ट्रायल बैलेंस में से देखोगे, मतलब एज शोन इन द ट्रायल बैलेंस, इट मीन्स द एक्सपेंस अकाउंट एज शोन इन द ट्रायल बैलेंस इंक्लूड प्रीपेड एक्सपेंस। तो आप एंट्री कैसे करोगे, प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट है इसलिए इसको डेबिट करेंगे, है ना, और जो भी एक्सपेंस है वो अब आपके कम हो गए, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने यदि रेंट एडवांस भरा है तो आपका वो एक्सपेंस अब कम हो गया ना, अब आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपने अभी वो पे कर दिया, तो आपको वो एक खर्चा कम हो गया, तो इसलिए खर्चा कम हो गया तो उसको क्रेडिट करेंगे। खर्चा बढ़ता है तो डेबिट होता है, खर्चा कम हो जाता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। नाउ द इफेक्ट ऑफ पासिंग द एंट्री इज दैट एन एसेट। अब इससे होगा क्या, इससे आपका एक एसेट क्या हो जाएगा, आ जाएगा, और इसको आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, एंड एक्सपेंस को आप रिकॉर्ड करोगे उस हेड में, मतलब आपका एक एसेट बढ़ गया जो है हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे, ठीक है। चलो, नाउ प्रीपेड और या प्रीपेड एक्सपेंसेस शोन इन द फाइनल अकाउंट्स एज फॉलो। तो इसको कैसे शो करना है, जो आपने एडवांस पे किया है, प्रीपेड यदि कुछ आपने पे किया है तो सबसे पहले आप उसको डिडक्ट करोगे, जैसे मैंने बताया पीएनएल में से, उस एक्सपेंस में से वो एडवांस जो है वो माइनस हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे आप उसको एज अ एसेट अपनी बैलेंस शीट में शो करोगे, ठीक है। सेपरेट
सेपरेटली शो करोगे। जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस है आपके, जैसे मान लो प्रीपेड रेंट है तो अलग से बैलेंस शीट में सिर्फ लिखना प्रीपेड एक्सपेंस, सॉरी प्रीपेड रेंट 5,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000, जितना एडवांस होगा केवल उतना लिखेंगे, ठीक है। नाउ व्हेन प्रीपेड एक्सपेंस आर शोन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, अब अगेन एक चीज है कि यदि ये इनसाइड दिया है ट्रायल बैलेंस के, जैसे कि मैंने बताया कि यदि प्रीपेड एक्सपेंस बाहर ना देकर के ऐसे अंदर यदि दिया हो तो अगेन अब आप क्या मानो कि इसका एडजस्टमेंट हो चुका है, तो अब आपको ये ट्रेडिंग और पीएनएल में करने की जरूरत नहीं है, अब केवल आप बैलेंस शीट में ही इसको, क्योंकि प्रीपेड है तो आप बैलेंस शीट में कहां दिखाओगे, एसेट साइड पर ही दिखाओगे। तो हमेशा याद रखना यदि कोई इंफॉर्मेशन आपको आउटसाइड ट्रायल बैलेंस में दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो इसके दो जगह एडजस्टमेंट होंगे। दो जगह कहां, एक तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट में। और यदि कोई इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दी है तो आप ये समझो कि यदि अंदर दी है तो मतलब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी इसका एडजस्टमेंट हो चुका है, ऑलरेडी एडजस्टमेंट एंट्री हो चुकी है, तो वहां फिर आपको रिकॉर्ड करने की दोबारा जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली केवल और केवल आप उसको बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड करोगे सिर्फ और सिर्फ। क्लियर, समझ में आ गया सभी को, राइट। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं, इसका मतलब एडजस्टिंग एंट्री पहले से ही हो चुकी है, पहले ही उसका एडजस्टमेंट हो गया है। इस कंडीशन में जो प्रीपेड एक्सपेंस है उसको आप आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस आर शोन इन द बैलेंस शीट ओनली, तो अब आप उसको केवल बैलेंस शीट में ही शो करोगे। समझ आया सभी को, अच्छे से समझ आया। तो ये हो गए आपके आज के 3 एडजस्टमेंट्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर। जो मैंने आपको एक चीज ये वाली बताई है ना, ये आपकी सभी एडजस्टमेंट में फॉलो होगी। हर एक एडजस्टमेंट का यही है कि यदि कोई चीज आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी है तो इसको दो जगह ट्रीट करना है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में या ट्रायल बैलेंस में, जहां का भी वो होगा। यदि वो ट्रेडिंग का होगा तो ट्रेडिंग में एडजस्टमेंट करना, और यदि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है तो वहां करना, और दूसरा बैलेंस शीट में करना। और यदि वो इंफॉर्मेशन यहाँ अंदर दी है तो मान के चलना ट्रेडिंग और पीएनएल में ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो गया है, दोबारा नहीं करना, आप केवल उसको बैलेंस शीट में करना। समझ आ गया, इज इट क्लियर। तो यदि यहां दिया है तो पहला ट्रीटमेंट यहां होगा, दूसरा वहां होगा, डायरेक्टली यहां दिया है तो केवल यहां पे इसका ट्रीटमेंट होगा। इज इट क्लियर टू ऑल। ये तीनों एडजस्टमेंट्स क्लियर हो गए सभी को बढ़िया तरीके से, जल्दी बताओ क्लियर हो गए, कोई डाउट तो नहीं है। क्या क्या देखा आज हमने, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस, ये 3 एडजस्टमेंट्स देखे और इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो मैंने आपको सिखाया। क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट है तो अगेन मैं बोल रही हूँ कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, कोई भी डाउट है कुछ नहीं समझ आया तो बताना। हालांकि मैंने कोशिश की है डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन करने की, राइट। चलिए तो आई थिंक ये हो गया ओवर। ओके, आज का सेशन यहीं पर ओवर होता है गाइज। लाइक शेयर जरूर करेंगे आप सभी आज के सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब करना, एक काम करो स्क्रीनशॉट ले जाओ यदि आप चाहो। आई डोंट नो आप लोगों को समझ आएगा कि नहीं, वैसे तो मैंने आपको जनरली समझा तो दिया है, पर यदि आप चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले जा सकते हो। डन, ओके। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो वैसे तो ये चीजें मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको बताई थी, ठीक है। चलिए तो आइए गाइस फिर फटाफट से सेशन को अपन यहाँ पे कवर कर मतलब ओवर करते हैं। तो आपका यदि सेशन पसंद आया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। बाकी फर्दर अभी 3 एडजस्टमेंट हुए हैं, अब हम नेक्स्ट वाले सेशन में 4th एडजस्टमेंट से पढ़ेंगे, राइट। तो ऐसे करके हम डेली बेसिस पे पूरे 15 एडजस्टमेंट्स हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग नंबर 4th एडजस्टमेंट के साथ दोबारा से मिलेंगे, इसी प्लेटफॉर्म इसी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ, और वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी हम प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं। कोर्सेज आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बस आपको जाकर के सर्च करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। या फिर चाहो तो हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप आराम से जाकर चेक कर सकते हैं और अवेल भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है।
और यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के चेक जरूर कर लेना और आप आराम से उसको अवेल भी कर सकते हो। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, हमें फॉलो कर अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बना सकते हो। फिलहाल सभी स्टूडेंट जल्दी से आज के सेशन को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी फर्दर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कुछ और नए एडजस्टमेंट्स को सीखेंगे। तब तक के लिए भैया ध्यान रखिए अपना। स्टूडेंट्स टेक केयर एंड कीप लर्निंग।